बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और एक अच्छी खबर के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का एक अहम मरहला अबूर हुआ। आज दो खबरें आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। एक पहली खबर कि तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल के वीज़े मिल गए हैं उन्हें, और साउथ अफ्रीका से आने वाले जो एक क्रू मेंबर हैं जो ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा हैं उनका वीज़ा नहीं मिला, लेकिन बाकी भारत से आने वाले तमाम लोगों के वीज़े हासिल कर लिए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान कर दिया है कि कल दोपहर 1 बजे कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ़्लाइट्स जाएंगी और अबू धाबी पहुँचेंगे और वहाँ 7 दिन का क्वारंटीन ये बताया गया कि करना होगा, क्योंकि बकिया दिन यहाँ खिलाड़ी कर चुके हैं। 22 तारीख को खिलाड़ी आए थे होटल में, उनके टेस्ट हुए, उसके बाद 24 तारीख से लेकर उन्होंने क्वारंटीन किया और बहुत सख्त क्वारंटीन है। वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता रहा। ये एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि PSL शुरू तकरीबन होने वाली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ऐलान किया है कि कल इसका मुकम्मल शेड्यूल का भी ऐलान करेंगे और कल ही जनूबी अफ्रीका और भारत से आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं, चार्टर्ड फ़्लाइट्स, उनकी भी आमद अबू धाबी में कल मुतवक्किल है। तो पाकिस्तान सुपर लीग कब आगाज़ हो सकता है, पाकिस्तान सुपर लीग में किस तरह से मुकाबले होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग अबू धाबी में जो अब खेली जा रही है, खेली जाएगी इंशाल्लाह, उसकी क्या तारीखें हो सकती हैं और किस तरह की टीमों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ताहिर खान मेरे साथ हैं, फ़र्स्ट क्लास साबिक क्रिकेटर हैं, कोच हैं, क्वालिफाइड कोच हैं और तजज़ियाकार हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी आप चलाते हैं और बाकी भी सिलसिले होते हैं। और उनके साथ हैं बदी उज़्ज़मा, मेरी तरह की शर्ट पहने हुए हैं, आज कलर तकरीबन सेम है। बदी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बदी स्पोर्ट्स वन टीवी के स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं और बहुत काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स सहाफ़त में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। बदी, क्या हाल है आपके? आपके ताहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं आसिफ भाई? भाई ये रंग का क्या किस्सा है यार, बड़े शौक रंग पहने हुए हैं आज आपने। अच्छी न्यूज़ है ना, तो इसलिए रंग भी उस हिसाब से पहनने चाहिए। अच्छा चलो, कैसा लगता है अब PSL का आगाज़ होने जा रहा है? आसिफ भाई, ऑब्वियसली क्योंकि जो सिचुएशन चल रही थी, हर जगह से बैड न्यूज़, सैड न्यूज़ मिल रही थी, लेकिन अचानक से एक गुड न्यूज़ मिली कि जो हर क्रिकेट फैंस, महासमाज, चाहे कोच हो या वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान सुपर लीग कंप्लीट हो और अच्छे मरहले पे हो, उसमें हम यंगस्टर्स को अपने देखें और जो एनर्जी जो हम अपने पाकिस्तान के अंदर हमने जब ख़त्म हुआ था, वो एनर्जी अब हम अबू धाबी में जाके फिनिश करें। अच्छा बदी उज़्ज़मा, आपका कैसा दिन रहा आज खबर आई थी एक दोपहर में भी और उसके बाद अभी ये दोबारा आई है खबर, कैसा दिन रहा, क्या खबरें हैं? अब देखिए आसिफ भाई, हम तो पिछले 7 से 8 दिन मुसलसल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खिलाड़ियों से और दीगर लोगों से रब्ते करने की कोशिश करते हैं कि आया ऐसी कोई खबर मिले कि कब वो हो रहा है। लेकिन आज जो दिन में जो खबर आई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी कि तमाम लोगों को जो वीज़े जो हैं जो भारत से आ रहे हैं उनके सबको मिल गए हैं। उसके अलावा जनूबी अफ्रीका भी तकरीबन उनके बाद में एक वीज़ा नहीं आया, जो ज़बानी तौर पर उनको आगाह कर दिया गया है, तो वो भी उम्मीद है कि उनके आज रात तक या सुबह तक सवेरे मिल जाएगा, तो वो लोग भी जो हैं वो कल आ जाएंगे। अब एक अच्छा ऐलान और हुआ है, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि एक टीम एक दिन की ताख़ीर हुई, यहाँ पर एक दिन क्वारंटाइन बढ़ा दिया गया। अब कल जो हैं वो दोनों जो कराची से और लाहौर से दोनों फ़्लाइट जो हैं 1 बजे जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा क्या तरतीब है फ़्लाइट्स की, किस तरह से लेके जाएंगे? देखिए, कराची से तो ये है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी कराची में ठहरे हैं तकरीबन 100 के करीब ऑफिशियल और खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद PCB का अमला जो है वो भी मौजूद है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 4 ऐसी गाड़ियाँ जिसमें वो हायर की हुई हैं, तो मेरे ख्याल में SOPs का भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और ये नहीं कि अगर एक गाड़ी में अगर 30 से 40 लोगों की जगह, तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 20 से 25 लोगों को एक गाड़ी लेकर एयरपोर्ट जाएगी। तो 2 ग्रुप में, ये हमें जो खबर मिली है ज़राए से कि 2 ग्रुप में पहले आधे घंटे पहले जो है वो 2 गाड़ियाँ निकाली जाएंगी। इसमें पहले खिलाड़ी चले, ऑफिसर चले जाएंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा जो है वो दूसरी गाड़ी निकाली जाएगी, जिसके बाद जो है वो वहाँ पर खिलाड़ी और ऑफिशियल पहुँचेंगे और उसके बाद 1 बजे जो है फ़्लाइट का शेड्यूल है कराची का, ये मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ही तरतीब, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 133 या 40 लोग जो हैं वो 35 लोग लाहौर में, तो वहाँ भी ऐसे ही शेड्यूल दिया गया कि 2-2 के ग्रुप में वो एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद फ़्लाइटें रवाना होंगी। अच्छा ताहिर, आपके ख्याल में ये क्वारंटीन में रहने से क्या फ़र्क पड़ता होगा एक लड़के पे, उसके जहनी हालत पे, इसके बारे में कुछ बताइए। आसिफ भाई, बहुत बुरा हाल होता है, जस्ट लाइक यू इन अ जेल। मतलब ऐसा जेल हो कि जहाँ आपको इंटरटेनमेंट देखने को तो मिलता है, लेकिन इंटरटेनमेंट बाय
फिजिकली आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को फ्रेश नहीं कर सकते, एक कमरे के अंदर आप बंद हैं, चाहे टीवी हो, इंटरनेट हो, व्हाटएवर थिंग्स यू हैव, अकेले हैं, और ये अकेले, नहीं कि एग्जैक्टली हैं, अकेले, और अपने किसी से साथियों से आप भी नहीं मिल सकते। दीवार से नॉक करके बात भी नहीं कर सकते, हेलो भाई कैसे हो, इतने रिस्ट्रिक्टली जो चीजें जो हमें सुनने को मिली हैं। लेकिन जो जहनी मेंटली बहुत मुश्किल काम है, और ये रियली हैट्स ऑफ टू प्लेयर्स, दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं कि जो जिस क्वारंटाइन से गुजरते हैं और फिर आके अपने मुल्कों के लिए, अपनी लीग्स के लिए, फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, रियली अप्रिशिएट। कितना परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ेगा? अभी 7 दिन अबू धाबी में भी करना है। आसिफ भाई बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आपको पता लगता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप किस तरह से अपना टाइम कंज्यूम करते हैं उस रूम के अंदर, उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर, कितना आपके स्लीपिंग टाइम है, कौन से आपको जो प्लान्स दिए गए हैं, जो इंडोर, जो आपको, क्योंकि अब जो 1-1.5 साल से चीज़ें चल रही हैं, आप किस तरह से अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, कब रेस्ट करना है, कब आपने अपने आप को एंटरटेन करना है, कब आपने अपने आप को उस चीज़ से हटाना है, कब आपको स्विच ऑन करना है कि यार गेम मैंने प्लान करना है, मैंने मैच खेलना है, मैंने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कराची और ऑब्वियसली अबू धाबी का जो वेदर है वो बहुत डिफरेंट है, आप काफ़ी गर्मी में जाके वहाँ मैच खेलेंगे, इन्वायरमेंट चेंज है, आउटफील्ड डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आसान नहीं है, जो बजाय लगता है आसान है, आसान नहीं है ये। उसके अलावा आसिफ भाई एक चीज़ और भी है ना कि पिछली बार जब आप PSL खेल लेते तो आपको हर चीज़ अलाउ थी, आप गेम भी खेल लें, आपकी फैमिलीज भी साथ थी, सब कुछ था, तो इतना खिलाड़ियों को महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये जो क्वारंटाइन है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, कमरा कमरा और कमरा, और आपने अगर सामान भी किसी को देना है या लेना है तो आप दरवाज़ा खोल के अपने चीज़ें दे सकते हैं, वापस ले सकते हैं बाकी कमरे में। और एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और जो पाबंदी खिलाड़ियों पे लगा दी है कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी तस्वीर बनाकर जो है वो शेयर नहीं कर सकते ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम वगैरह में। तो ये भी खिलाड़ियों के लिए वो बड़ा है, कमरे में सिर्फ टीवी है और वो खुद हैं, या फिर हो सकता है कि घर वालों के साथ बात कर सकते हो, तो ये एक बड़ा वो है। और आज जो आपने वसीम अकरम का ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने भी खास तौर पर ये कहा है कि मैं 3 दिन में जो है काफ़ी तंग हो गया हूँ, और उनको भी काफ़ी अपनी फैमिली जो है याद आई है आज। नहीं, वसीम अकरम हो, बाकी खिलाड़ियों से आपकी भी बात हुई होगी, बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है, क्या करें। लेकिन इसमें अब एक नया पहलू आ गया है कि ज़हनी तौर पे मजबूत रखने के लिए खिलाड़ियों को, PCB को अब ये सोचना होगा। देखिए अब ये इसके लिए आसिफ भाई आप सही कह रहे हैं, इसके लिए एक माहिर नफ्सियात ज़रूर होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की खबर पढ़ी होगी कि उन्होंने खास तौर पर कहा है कि हम बबल का नाम चेंज करने जा रहे हैं। बबल के नाम को चेंज करके कुछ ऐसा नाम देंगे कि खिलाड़ियों को इस बबल नाम से जो है ना काफ़ी वो जो है ना अजियत महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी वो एक चिड़ सी हो जाती है, वो है, तो इसको कुछ और नाम देंगे ताकि खिलाड़ी इस चीज़ से निकलें। और बाकी देखिए अब प्रोफेशनल क्रिकेट है और आपको इस बीमारी के साथ ही आप ये जाके न जाने कब तक खेलना है, तो मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को जो है इसके लिए मेंटली तौर पर जो है ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि खुदा न खासा न कहे कि आगे कितनी सीरीज़ ऐसी होंगी जिसमें इस तरह के जो है ना माहौल में रहना पड़ेगा। और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, बिल्कुल एक्सरसाइज भी उस मेयार की नहीं कर रहे। कितना फ़र्क पड़ता होगा एक क्रिकेटर पे, कितने अरसे तक बगैर फिटनेस ट्रेनिंग के रह सकता है प्लेयर? आसिफ भाई मेरे ख्याल में, क्योंकि आप इंडिविजुअली तो एक रूम में बैठ के आप थोड़े बहुत वेट से उस वक्त उस जगह पे रह के तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर ग्रास रूट, जो ग्रास पे ट्रेनिंग होती है ना, वो आपकी मसल्स की रिक्वायरमेंट है। जब आपको वो नहीं मिलती तो फिर आपको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लगता है अपने आप को मेंटली, फिजिकली उस चीज़ में डालने के लिए, क्योंकि आप एकदम नहीं कि स्ट्रेट अवे आपने 7 डेज का क्वारंटाइन किया और वेरी नेक्स्ट डे आप 8 डेज जाएंगे और आप फुल बूस्ट से, फुल एनर्जी से, आप पेस से अपना वो करेंगे, नहीं, इट टेक्स टाइम, 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं होती, बॉडी ने सनलाइट नहीं लिया होता। सबसे बड़ी बात, सनलाइट लेगी, बॉडी यूज टू होगी, पसीना निकलेगा, आपके एनर्जी लेवल होगा, अप एंड डाउन आपका पता लगेगा, स्टेमिना आपका हो सकता है उस जगह पे अप एंड डाउन हो, लेकिन जो फिजिकली जो एक्टिविटी होती है वो आपको लेने में कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लगता है। अच्छा बदी, अब कल अबू धाबी पहुंचेंगे, कल है 27 तारीख, 27 तारीख में 7 अगर आप ऐड करें तो 4, बिल्कुल 4 जून बनती है। देखिए मेरे ख्याल में इन्होंने 5 दिन, 2 दिन कम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो नहीं 7 दिन के लगा लिए ना, 7 दिन का आप लगाएंगे, 3 दिन का क्वारंटीन तो यहाँ हो गया, 3 दिन का यहाँ हो गया, और एक कल ये भी जाएंगे तो वो भी उसमें शुमार होगा। तो मेरे ख्याल में ये 3 तारीख तक जो है, 2 या 3 तारीख का इनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा। 2 दिन जो हैं वो इन खिलाड़ियों को मिलेंगे वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, फिटनेस को अपनी देखने के लिए, और खिलाड़ी जो फ्रेंचाइज होंगी अपने खिलाड़ियों को जो है वो निकालेगी बाहर के, वो अपने माहौल में एडजस्ट हो सकें। और दूसरा ये है कि जहाँ का अब पाकिस्तान में खेल रहे थे, अब अबू धाबी में खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जो ना वहाँ पर माहौल भी, गर्मी की कंडीशन भी काफ़ी मुख्तलिफ होगी, तो ये थोड़ा सा टफ होगा खिलाड़ियों के लिए। अच्छा ये बताइए कि PCB ने ये कहा था कि 2 बजे से पहले कल UAE टाइम के मुताबिक
अगर वो चेक इन कर लेते हैं तो कल का दिन भी शुमार किया बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। तो इतना टाइम क्यों कम रखा? दुबई टाइम के हिसाब से 12 बजे जहाज़ उड़ेगा। तो देखिए आसिफ भाई, हमारी इससे जो डायरेक्टर हैं मीडिया के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सारी बातें हमारी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनसे भी लेना पड़ेगा। उनके पास एयरपोर्ट पर लैंडिंग का टाइम क्या है, वो जो हमें टाइम देंगे। अगर पीसीबी ने ज़रूर कोशिश की होगी कि 11 बजे या 10 बजे का टाइम दे देंगे, वहाँ हम लैंड कर जाएँ, फिर आसानी से खिलाड़ी जा सकें, तो मेरे ख्याल में वो जो टाइम है उनकी तरफ से कन्फर्म हुआ है कि आप वहाँ से 1 बजे आएँ, यानी कि वहाँ का टाइम 12 बजे होगा। तो मेरे ख्याल में 1:30 बजे तक या 1:45 बजे तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ से होटल तो करीब ही है मेरे ख्याल में। तो ये 15-20 मिनट मुझे लग रहा है कि 2 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के लेकिन ये मुताबिक। बड़ा 2 बजे तक का तो बड़ा ऐसा मतलब 2 घंटे तो लगते हैं ना यहाँ से पहुँचने में। 2 घंटे लगेंगे तो आप 12 बजे यानी वहाँ के 2 बजे तक ही पहुँचेंगे। वही 2-2 10-15 मिनट ऊपर नीचे तो आसिफ भाई 10-15 मिनट भाई क्या हो गया? 10-15 आसिफ मिनट भाई वहाँ नहीं सबसे होगा। बड़ी बात कि देखें जब या हो आप सकता है पीसीबी को एक्सटेंशन हो सकता है आधे एक आध घंटे कंसेशन मिल जाए। का, ऐसा भी हो सकता क्या हो सकता है पीसीबी ने जो पहले अपडेट दी थी वो उसमें अब रद्द बदल हो जाए, 2 बजे भी ना हो हो, सकता है। 3 बजे हो। देखिए पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अभी तो ये है कि जब अभी तो नाम अनाउंस कर दिया कि उन्होंने कब ट्रैवल करना है, अब जब वहां चलो ताहिर, पहुंचेंगे तुम्हारी वहां वो बात सब चीजें देखें। मुकम्मल कर लें आप प्रॉपरली, इसलिए एक ब्रेक शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद हम मजीद आते हैं और पीएसएल से ही जुड़े सिलसिलों पर हम मजीद बात करेंगे। टीम्स कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर, जिसका अहम मरहला अबूर करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और सुबह कल दोपहर को 1 बजे यहाँ से चार्टर फ़्लाइट्स लाहौर और कराची से क्रू और जो भी ऑफिशियल्स हैं और जो टीम प्लेयर्स हैं उनको लेके निकलेगी। ताहिर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा था कि क्या सिचुएशन बनेगी, मतलब कब यहाँ से निकलना? बदी ने तो खैर बता दिया उसका हल, लेकिन आपको लगता है कि 2 बजे से पहले पहले अबू धाबी में चेक इन कर जाएंगे, अबू धाबी में होटल में चेक इन कर जाएंगे? आसिफ भाई डिपेंड करता है कि वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है एयरपोर्ट का, क्योंकि जो जिस तरह से बात चल रही है, क्योंकि हमने लैंड करना है, चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन की आपकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल फ्लाइट्स की। तो क्योंकि आप एक डिफरेंट गेट पे जाके लगेंगे, वो पूरा बायोसिक्योर के अंदर लगा हुआ होगा, वहाँ से उस थ्रू पूरा प्लेयर्स गुजरेंगे, इमिग्रेशन से प्लेयर गुजरेंगे, वो सब करने के बाद फिर उनको वैन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उनके लगेज वो सब चीज़ें होंगी। तो ये टाइम लगता है, क्योंकि जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है वो बेसिकली अगर जो होटल मैं समझता हूँ कि जिस होटल में इनको जाना चाहिए तो एटलीस्ट इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स, 40 मिनट लगते हैं वहाँ से वहाँ। अब ये नहीं पता कि कौन सा होटल है, जब चेक इन करेंगे तो पता आसिफ भाई, लगेगा। होटल भी एक नहीं है, होटल भी 3 है। वो मैं अभी मेरा अगला सवाल था, वो होटल भी 3 है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी चीज़, बल्कि वहाँ की जो कंपनी इन्होंने हायर किया है, जो क्वारंटाइन जिसने बनाया है, तो अब उन्होंने जो है 3 होटल किए हैं और 2 टीमें जो हैं वो एक होटल में ठहरेंगी। खुदा न खासा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई मस्बत केस निकल आता है, तो ताकि उसी होटल के उन्हीं खिलाड़ियों को दोबारा आइसोलेशन में जाना पड़े और बाकी जो 2-4 टीमें उनके मैचेस जो हैं शेड्यूल के मुताबिक होते रहें। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान इस बार जो किया है अच्छा किया है कि कम लेकिन लोगों। क्या 2 बजे तक पहुँच सकेंगे? मेरा सवाल तो ये है बुनियादी। आसिफ भाई देखें, 2 बजे का तो वक्त है, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल जो शेड्यूल जारी करेगा तफसीलन, उसमें हमें सही बात कंफर्म होगी कि उनकी बात क्या हुई है। पहले उनकी बात ये हुई थी कि 2 बजे तक अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका ये वाला दिन जो है, कल का दिन, जुमेरात का दिन, वो आपका क्वारंटाइन में चला जाएगा। तो कल जो मुकम्मल शेड्यूल हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे थोड़ा आधे घंटे का 1 घंटे का वक्त ज़रूर लिया होगा, इस वजह से, क्योंकि टाइम तो उन्होंने ही दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर 2 बजे नहीं पहुँचते, 2:30-3 बजे भी पहुँचते हैं, तो इस बात पर ज़रूर बात हुई होगी यूएई से भी और अबू धाबी के वहाँ पहुँचने के बाद भी इनके टेस्ट होने हैं, उसके बिल्कुल, बाद होटल में होटल टेस्ट होंगे। चेक इन करेंगे, उसके बाद करेंगे। आसिफ भाई बात ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब होंगे लड़के, बहुत क्योंकि ज़्यादा। यहाँ से वो होके फिर देखें आईपीएल का प्रॉब्लम कहाँ से आई, ट्रैवलिंग से आई। ट्रैवलिंग से उनको वो टेस्टेड सारे वो आना शुरू हो गए पॉजिटिव। हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैवल करके हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से ट्रैवल करके फिर हम होटल जाएंगे, वहाँ हमारा टेस्ट लिए जाएगा। तो जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी ना, हर कोई चाहे क्रू हो या जो भी हो, प्लेयर्स हो, सारे डरे हुए होंगे, क्योंकि मेंटली सब डाउन होंगे। जो टेस्ट क्लियर करता जाएगा वो मेंटली उसको रिलीफ मिलता जाएगा। तो ये तो एक चीज़ क्लियर है। भाई एक टेस्ट नहीं, एयरपोर्ट पे टेस्ट आपके होटल में, इनके 4 टेस्ट आपके होंगे, 4 टेस्ट आपके होंगे जब तक आप क्वारंटाइन में हैं। और उसके अलावा जब मैचेस शुरू हो जाएंगे तो हर 3 दिन बाद भी आपका एक टेस्ट होगा। ये जो है, ये खिलाड़ियों के लिए वो है कि उनको टेस्ट, जितनी लीग के मैचेस खेलने पड़ेंगे इतने ही टेस्ट भी देने पड़ेंगे। यार इससे खप जान छूटेगी।
ये जान जब छूटेगी, जब तक ये बीमारी है, जब तक ये इस चीज़ें हैं तो गुजरना तो पड़ेगा। ये सारे के सारे लड़के वैक्सीनेटेड हैं मेरे ख्याल बिल्कुल में। ऐसा ही है जी वैक्सीनेटेड होने के बावजूद इतना ज़्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। आसिफ भाई, सिचुएशंस ऐसी आ गई ना इस वक्त, देखें ना, पाकिस्तानियों को भी पैगाम दे दो कि वैक्सीनेटेड, अपने आप को वैक्सीनेटेड कराएं। अगर आप उम्र की उस हद में आ गए हैं तो ज़रूर कराएं भाई। बदीउज़्ज़मा आपने तो करा लिया। मैंने तो करा ली। दूसरा ये है कि अब हद कोई नहीं है आसिफ भाई, क्योंकि अब 18 साल को भी कह दिया गया है, 30 साल को भी कह दिया गया है, 40, 70, 80 सबको वैक्सीन करानी है और बहुत सारे लोग डर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें डरने या कतराने की कोई बात नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने ये कहा है कि जब आपकी वैक्सीनेशन का ये कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये नहीं कि आपको अगर खुदा ना खासा दोबारा कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है तो वो उतना असर नहीं करेगी जो आपको पहले जो है ना वो उसमें अटैक करती है, तो वैसा नहीं होगा। तो आप जब खुदा ना खासा हमारी का एक बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मैं आज ही खुदा ना खासा मुझे साथ कुछ वाक़या हो जाए, तो वो वैक्सीन लगाने के बाद आपको वो असरात जो है नहीं होंगे जो पहले होते हैं। हाँ, मैं भी बता दूं, मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ और ताहिर मैं भी आपको मैंने वैक्सीनेटेड देखा। हूँ, बिल्कुल जी। तो ये तो अब आ जाएं टीम की तरफ। मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स सबसे ऊपर है, इस्लामाबाद है, फिर मुल्तान है, फिर पेशावर। ये टॉप 4 टीम्स ये हैं। कोयटा और दूसरी टीम जो मुल्तान सुल्तान नीचे है। तो कोयटा के पास कितना मौका है अब कि कोयटा बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि उनके पास लड़के भी अब 2 तो कम हो गए उनके लड़के। देखें, एक तो उनका नसीम शाह गया, अनवर भी चला गया, ये कि डिप्लोसी वापस आए, कामन डिप्लोट हैं, लेकिन मसला ये है सारा आसिफ भाई कि इनका जो कम्बिनेशन बना हुआ था वो एक मैच ही जीते हैं, 5 में से एक ही मैच जीते हैं। तो अब वो जो है उनका जो कम्बिनेशन बना था मेरे ख्याल में वो डिस्टर्ब लाजमी होगा, और अगर एक या अगला मैच या उससे 1-2 मैच आ जाए तो मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर कोयटा की टीम बाहर हो सकती है। और ऊपर की अगर आप 3 टीमों को 4 टीमों को देखें तो उनके मैचेस बराबर हैं। कराची ने भी 6 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा पेशावर के भी 6 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद की भी 6 पॉइंट्स हैं, मैचेस भी उनके बराबर हैं। तो उनमें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इनमें ये है कि 5 मैच खेलकर 1 मैच जीते हैं, मुल्तान भी 5 मैच खेलकर 1 मैच जीते हैं। तो इन दोनों टीमों के लिए जो है ना ऊपर जो है आने के लिए मुसलसल अपने 2 से 3 मैच कंटिन्यू जीतने पड़ेंगे। अगर 1 मैच या 2 मैच आप लॉस कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में इन दोनों का चांस नहीं होगा। तो सरफराज अहमद के क्या हालात हैं? आपकी बात हुई उनसे? सरफराज अहमद लगता तो यही है कि गुस्से में। गुस्से में क्यों? असल में ये होता है, देखिए आसिफ भाई, एक आपकी टीम जीत ना रही हो, फिर उसके बाद आपके साथ प्रॉब्लम आ रही हो। कोयटा के साथ जो है एक तो हार, और हार के बाद आप नसीम शाह पहले बाहर हुए, फिर अब अनवर अली बाहर हुए, तो उनको टीम को लाजमी फ़र्क पड़ता है कि आपका एक में ऐसा प्लेयर जो बाहर हो जाए, और फिर आपका कम्बिनेशन बनाने में भी आपको मसला होता है। तो गुस्से में तो होंगे, ज़ाहिर है दबाव भी होता है कि आपने जीतना भी है, आप एक तरफ मुकाबले की दौड़ में भी शामिल हैं कि हमने मेरा मुकाबला भी किससे है। तो ये चीज़ें तो होती हैं ना कि मेरे पाकिस्तान टीम की तरफ भी जाना है, टूर पे साथ हमेशा आप हैं, लेकिन आप मैच नहीं खेल पा रहे। तो ये भी उनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अभी अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में 4-5 जो टॉप के बैटिंग में आ रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवानी इस वक्त बैटिंग में टॉप कर रहा है, दूसरे पे बाबर है, शर्जील है, सरफराज की 185 रन है, 5वें नंबर पर सरफराज भी है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए अब अगले जितने भी मैच होंगे वो सरफराज के लिए चैलेंज होंगे, जीतना और फिर आगे जाना। तो ये मेरे ख्याल में सरफराज के लिए बड़ा चैलेंज। सरफराज को अपने आप को कूल रखना होगा। जिस तरह से पिछले सीज़न में PSL के पिछली लेग में उनके ऊपर ये तनकीद थी कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं या डांटते हैं। गो के उनसे बात मेरी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ग्राउंड तक रहती है ये बात, लेकिन ये कप्तानी में असर डालती है। आसिफ भाई देखें, मैं खुद क्योंकि उसकी कैप्टनसी में बहुत खेला और हमने बहुत डांटें खाई हैं, बड़े बड़े मैचेस में डांटें खाई हैं, लेकिन वो डांट किसी मकसद के लिए होती है। हम भी बोलते थे कि हाँ यार, नेगेटिव कभी भी नहीं लेते डांट को। सरफराज की जितना नेचर मैं जानता हूँ, वो टूर्नामेंट इवेंट बाय इवेंट अपने आप को फोकस करता है। वो ये नहीं देखता कि अगर PSL में खेल रहा हूँ तो जी मैंने परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जाना है, या मैंने पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करना है, पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ नहीं जी मैंने फला लीग में जाना है। वो मैच बाय मैच फोकस करता है। जितना मैं उसको जानता हूँ और एज अ कैप्टन, क्योंकि वो मेरे साथ एज अ कैप्टन मेरा खेला है, उसका फोकस यही होता है कि यार हमारी अपोनेंट कौन सी है, उसका वीकेंड लिंक कौन सा है, मैं एज अ कैप्टन क्या टीम के लिए कर सकता हूँ बेटरमेंट, मैं ऐसा जूनियर से मैं क्या काम दे सकता हूं उस वक्त उन सिचुएशंस में। देखिए अभी इनके बाद आंद्रे रसल आया हुआ है, वो एक ऐसा इस वक्त इनफॉर्म बैट्समैन है इनका T20 का कि जो 1 मैन शो है। एक दफा अगर वो खड़ा हो जाए क्रीज पे तो वो जरूरत नहीं पड़ती किसी के, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि नसीम शाह के जाने से
अनवर अली के जाने से। अनवर अली एक ऐसा इनके पास अपोनेंट था, ऐसा इनके पास वो कार्ड था कि वो डाउन दी ऑर्डर जाके उसको यूज कर उसके अलावा सकते थे। बैन कटिंग जो नहीं है ना, उससे भी इनको फर्क पड़ेगा। बैन कटिंग भी ऑब्वियस है क्योंकि वो नहीं, लेकिन बात ये है कि नसीम शाह पेस था आपका, अबू धाबी की विकेट पे आपका जो पेस होगा ना वहां आपको खेलना मुश्किल है, जो स्लो होगा वो तो आपको पकड़ में लग जाएगा। स्पिनर वहां डोमिनेट करेंगे, मैं आज फिर बता रहा हूँ स्पिनर वहां जरूर डोमिनेट करेंगे, लेकिन फास्ट बॉलर अगर पेसी फास्ट बॉलर होगा और कंटेन लाइन और लेंथ से करेगा तो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज जितना भी तेज फास्ट बॉलर विविट होगा वहां उसको कोट लगेगी। अच्छा, ये बता दें कि सरफराज अहमद ज़्यादा बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन है या मोहम्मद रिजवान? देखिए बिंगा, अगर आप अपनी अपनी उनके फ्रेंचाइज के हिसाब से बात कर रहे हैं, नहीं फ्रेंचाइज की नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान को कौन बेहतर सर्व कर सकता है? देखिए अगर आप परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरी वो देख रहे हैं तो सरफराज की भी अपनी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन सरफराज की वो परफॉर्मेंसेस नहीं है जो रिजवान की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। नहीं, रिजवान या सरफराज देखिए, एक पिक करो ना। नहीं, एक पिक तो पाकिस्तान एक टीम पिक ने करें एक भाई, पिक आप नहीं एक किया, पिक करें। पाकिस्तान टीम ने एक पिक नहीं किया, तो हम लोग रिजवान एक को पिक पिक कैसे किया पिक कर ना, सकते हैं? पाकिस्तान टीम ने तो रिजवान को पिक किया। T20 में दोनों खेले थे, T20 में दोनों एक आध खेले। मैच में खेले ना, खेले एक दोनों। आध मैच में खेले, दोनों खेले। अब मुझे बताओ ना It ताहिर means कौन- कि- नहीं बताएंगे, देखिए, ताहिर it भाई means- नहीं बताएंगे, देखिए, ताहिर भाई नहीं बिंगा, बताएंगे, देखिए, बहुत सारी सरफराज बातें सी हैं। बात है। मेरी बात सरफराज सुनिए। अहमद या आपकी टीम में कौन आता है? मैं टीम में बना ही नहीं रहा तो मैं टीम कैसे बनाऊंगा? सिर्फ देखिए, बस। मेरे ख्याल- मैं दोनों को खिलाऊंगा, चले नहीं, दोनों को दोनों कैसे एज खेलेंगे अ आप? विकेट कीपर सरफराज खेलेगा, तो मैंने यही पूछा ना, विकेट कीपर बैट्समैन कौन बेहतर है? विकेट कीपर यानी आपने बता दिया कि सरफराज अहमद बेहतर, सरफराज अहमद बेहतर, सरफराज अहमद ऑब्वियसली, बेहतर है क्योंकि रिजवान। उसके जो टैक्टिक्स हैं एज अ कैप्टन और जो शार्प माइंडेड विकेट कीपर को जो चाहिए होता है वो सरफराज के यानी पास ज्यादा है आपकी एज कम्पेयर टीम टू में, रिजवान। आप अगर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर हो तो सरफराज को विकेट कीपर बैट्समैन पे ऑब्वियसली जरूर रखूंगा मैं सरफराज को कह दिया विकेट कीपर, लेकिन एज अ बैट्समैन भी मेरे पास ऑप्शन आती है बैटिंग तो करेगा ना यार, मैं तो विकेट, मैं तो बैटिंग तो बैट्समैन करेगा की ना। बात करूं, मैं देखिए, रिजवान से आप एज अ दोनों- ऑलराउंडर आप बात दोनों कर को टीम में आसिफ लाएंगे, भाई दोनों को टीम बिल्कुल में मैं लाऊंगा, मैं यार, तो ये बिल्कुल बात ला सही सकता हूं। नहीं, ये नहीं है आसिफ सही। भाई, ये मेरी कोई बात सुने। मेरी ये चॉइस सही है ना, नहीं, ये आपने सही मुझ पे नहीं। डाली है, ये सही नहीं। मेरी वही चॉइस शुएब है, वाली बात सिंपल आई सी बात जाती है, उनकी टीम तो नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो T20 हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, मोहम्मद रिजवान ने प्रूव किया है कि सही वो है। कीपर ऐसे भी बोले अच्छा ना, है, clarity कीपर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है, और दूसरा ये है कि अगर आप उसको फील्ड में छोड़ देते हैं फील्डर भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है, वो कप्तान को जिस तरीके से ये कह रहे हैं सरफराज, तो सरफराज तो खुद फैसले करता था, लेकिन रिजवान कप्तान को मशवरे भी दे रहा होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है, क्यों उसमें मोहम्मद रिजवान इस वक्त बेस्ट चॉइस है। अगर आगे देखें चल के क्रिकेट क्या हो जाती है, उसकी अगर बैट पैच खुदा न खासा आ जाता है, फिर अगर कुछ ट्राई करते हैं, तो मेरे ख्याल में जब तक ये जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, मेरे ख्याल में 7-1.5 साल तो इसका लेकिन तीनों शोएब फॉर्मेट अख्तर से को हलना पसंद नहीं। नहीं है सर रिजवान। देखिए, जो चीज़ हमारे यहाँ, उनको मोहम्मद आमिर भी पसंद तो नहीं पहले था, सरफराज ही पसंद नहीं था। उनको बाबर आजम भी पसंद नहीं था, उनको अब मोहम्मद रिजवान भी पसंद नहीं है। तो कहने का मकसद है उनको पसंद क्या है, वो असल में मसला ये है कि उनको जो भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता है ना, उनसे उनको मसला होता है, और कुछ भी नहीं है। मजीद बात करूंगा इसी पॉइंट पर इस ब्रेक के बाद, और हम PSL को सेलिब्रेट कर रहे हैं। PSL बस स्टार्ट हुई चाहती है, PCB आपको कल बताएगा कि कब आगाज़ होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वी जॉइन यू अगेन। वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं PSL पे। बात चलते चलते आई थी रिजवान और सरफराज पे, और रिजवान को पिक किया बदी ने अपनी टीम में एज, मतलब अकेले विकेट कीपर बैट्समैन वही होंगे, एक ही सरफराज होना नहीं चाहिए होगा। भाई, एक ही विकेट सरफराज कीपर नहीं होगा ना? नहीं, क्यों हाँ, एक हो तो ताहिर एक खान ही की है। टीम में दोनों थे। अब शोएब अख्तर पे बात हो रही थी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, शुएब अख्तर, पहले बाबर आजम पे कितनी तनकीद हुई, पहले उनकी कप्तानी पे तनकीद हुई, फिर उनकी बैटिंग पे तनकीद हुई, फिर उन्होंने आमिर को के ऊपर तनकीद की, उसके बाद आप मोहम्मद रिजवान पे आ गए। देखिए, कोई भी खिलाड़ी है, सरफराज अहमद पे भी की थी। सरफराज अहमद भी पहले वो बातें करते हैं कि सरफराज तो मेरे ख्याल में जो भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता है, उस वक्त उसको इस तरह की ऐसा क्रिकेटर जो खुद क्रिकेटर रह चुका हो और जिसने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हो, मेरे ख्याल में उसको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस वक्त जो मोहम्मद रिजवान कुछ भी है, चाहे वो ओपन में जाके देखें, ओपन वो किस में कर रहा है, सिर्फ T20 में कर रहा है ना, वनडे में कहाँ ओपन करता है, वनडे में तो अपने नंबर भी आ रहा है, टेस्ट में कहाँ ओपन करता है, टेस्ट में तो वही 6-7 नंबर पे आ रहा है। तो एक ही चीज़ फॉर्मेट में उसको ओपन खुद ही करवाई गई है ना, कि यार देखते हैं कि हम कैसे, उसको एक मैच खिलाया वो परफॉर्म कर गया, फिर दूसरा मैच खिलाया परफॉर्म कर गया, मुसलसल परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस में अगर आप भी कोई टीम क्लब की बनाते हैं और एक प्लेयर अगर ओपन जाकर मुसलसल रन्स कर रहा है, क्या आप उसको बाहर कर देंगे? नहीं होगा ना। तो वो T20 में ही कर रहा है आसिफ भाई, और शुएब अख्तर को ये देखना चाहिए, वो तबसा तो कर रहे हैं कि वो पहले वनडे को भी देखेंगे, वनडे में तो नहीं है वो ओपन, 6ठे नंबर पे आ रहा है, उसके अलावा टेस्ट में भी 6ठे नंबर पे आ रहा है, तो फिर तनकीद की चीज़ की भाई उन्होंने तनकीद यहाँ तक कर दी ना कि चाचा की टीम थोड़ी है सब रिजवान के। अब बताओ,
जो वर्ड उन्होंने चाचा इस्तेमाल किया वो तो मुझे पता है कि उन्होंने क्यों किया है। और वो तो रिजवान बहुत डिटेल की एक गुफ्तगू है वो। क्या- फिर क्या? जो लफ्ज उन्होंने चाचा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रिजवान को बेसिकली चाचा कहा जाता है एज अ निकनेम। उनका निकनेम हुआ है बेसिकली। क्योंकि रिजवान के अगेंस्ट में बहुत क्रिकेट खेला हूँ और बहुत ही जॉली लड़का है वो, कभी भी चीज को माइंड नहीं करता। मतलब मैंने भी उसको एक दफा बॉलिंग करते कहता चाचा कैसे शॉट खेल रहे हो। तो ये तो एक चीज है। लेकिन बात ये आसिफ भाई, आपका मिडिल ऑर्डर क्या है? आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं था तो आपने सरफराज को वापस लाए, मिडिल ऑर्डर पे खिलाने के लिए लाए, लेकिन उसके पास चांस उसको नहीं मिला, सरफराज को तो नहीं खिला लक पे सके आया ना था, आप। सरफराज तो अपनी लक से आया था, वरना अदनान अकमल उस वक्त परफॉर्म कर रहा था। देखिए बाहर हुआ वो, हाँ, सरफराज ने सरफराज- जगह ली, उसकी सरफराज ने उंगली- अवेल उंगली किया, जख्मी भी हुआ। सरफराज बाहर हुआ, रिजवान आया, रिजवान ने अवेल किया। तो ये तो एक चीज चलती तो रहती अब है। शोएब अख्तर साहब को क्यों नहीं पसंद रिजवान, या वो हर उस खिलाड़ी पे तनकीद क्यों करते हैं जो नुमाया होता है? देखिए हो सकता है उनका जो सोच, जो जाविया है ना, वो एक डिफरेंट अंदाज से सोच रहे हैं, क्योंकि जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है शायद ही इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयरों में किसी ने खेली हो, और जिस एरा में उन्होंने खेली, जिन अगेंस्ट प्लेयर्स के खेली है, जो उनका माइंड ऑफ सेट है, जिस माइंड ऑफ सेट से वो देख रहे हैं, हो सकता है उनको उस तरीके से रिजवान फुलफिल करते हुए ना नजर आ रहा हो। इसलिए जो उनके जो सोच थी उन्होंने दुनिया के सामने लाए, और उनको शायद नहीं पसंद था तो उन्होंने साफ बोल दिया। एक टाइम पे सरफराज नहीं पसंद था, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसने कैप्टनसी अपनी दिखाई है, तो सरफराज की वाह हो गई थी, नहीं यार उसने, मैं अल्फाज वापस देता हूँ, और जो सरफराज ने दिखाया है ऑब्वियसली उसने फौरन फिर उन्होंने यू टर्न लिया। तो मतलब ही एक्सेप्टेड कि ठीक है ये चीज की है उसने। वैसे तो क्या समझूं मैं आपकी इस बात से, शोएब अख्तर बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। देखिए उनका जो अपनी पॉइंट ऑफ राय, व्यू है, अपना point of ऑब्वियसली view। आसिफ भाई सबका हक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक दे दिया। हो सकता है रिजवान की 2-4 परफॉर्मेंस ऐसी हो जाए उन सिचुएशन में जाके कि जहां वाकई यहाँ के हमें लगता है कि हाँ यार ये विकेट थ्रो नहीं करेगा, या जल्दी नहीं करेगा, या टाइम लेगा, या यहाँ आप पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोच के ये बात की है और अगर फुलफिल करता है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आगे जरूर बोलेंगे कि हाँ जो मैंने कहा था मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ, रिजवान इज गुड। चलें देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अब मोहम्मद आमिर के हवाले से बताएं कि उनके क्या हालात हैं आजकल, वो क्या वो रिटायर्ड प्लेयर उनको समझें हम पाकिस्तान से? देखिए मेरे ख्याल में तो उन्होंने साफ तौर पर, जो हमने उनसे बात भी की थी, जो उन्होंने अपना एक बयान भी दिया था कि जब तक ये मैनेजमेंट है, जब तक ये वो है, उसमें वो नहीं आएंगे। अगर उनको बुलाया भी जाएगा तो नहीं आएंगे। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने कहा था वो नहीं आएंगे। अगर कुछ चेंज होती है या कुछ तरीके से उनको बुलाया जाता है तो फिर वो आने को तैयार है। देखिए अब कुछ दिन पहले वसीम अकरम ने भी कहा है कि पहले आप जो हैं उसने जो है टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, सही है, नहीं हो रही थी। वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी। एक होता है प्लेयर, होता है फास्ट बॉलर होता है, वो देखता है यार मेरे में अपना दम खम नहीं है कि मैं 10 से 15 ओवर कंटिन्यू कर सकूँ टेस्ट क्रिकेट में, उसने छोड़ दी। वो वनडे में और T20 में खेलना चाहता है। और इस वक्त आप मुझे बताएं कि मोहम्मद आमिर T20 का कैसा बॉलर है? मोहम्मद आमिर T20 के अच्छे बॉलर थे नहीं है, नहीं, रिटायर्ड हो गया ना यार। वो देखिए T20 उसने खुद कहा है मैं वो तो रिटायर हुआ T20, लेकिन लीग की T20 तो नहीं छोड़ेगा। अब ये देखिए अब उन्होंने शरीयत भी जो हम उनका अप्लाई कर दी, हुई भी है, टाइम लगेगा। तो अगर वो हो गया तो फिर वो तो IPL भी खेलने चले जाएंगे, तो फिर उनको कौन रोकेगा? नहीं, IPL से तो वो खेले ना खेले, वो तो लीग क्रिकेट है ना। वो T20 इंटरनेशनल में उनकी, अब वो खुद रिटायर्ड हैं। वसीम अकरम साहब ने कहा कि, वसीम अकरम साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था, मुझे मतलब उन्होंने भी ये कहा कि होना चाहिए, T20 का बेहतरीन बॉलर है, होना चाहिए ना। देखिए एक ऐसे प्लेयर को जब आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किए, वाह हो गई, उसके बाद कुछ दिन नहीं चला, फिर उससे तनकीद होने लगी। अब इस PSL में देखें कि PSL में उसने क्या बुरी बॉलिंग की है? नहीं, आप खुद बताएं ना कि कैसी बॉलिंग की है। वो बॉलिंग करता रहा, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब शोएब मलिक है, पहले उसको आप खिलाते हैं। अब मिडल ऑर्डर में आपको मसले हैं, आपका मिडल ऑर्डर ना कहीं भी नहीं चल रहा, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, आपका टॉप ऑर्डर ही रन कर रहा है। और टॉप ऑर्डर में क्या है, आपके 5-6 तो ओपनर ही खेलने भाई। बाबर आजम ओपन, मोहम्मद रिजवान ओपन, शर्जील ओपनर, उसके अलावा फ़खर ओपनर, उसके बाद नीचे रन कौन कर रहा है? अब मोहम्मद हफीज़ भी ओपनर ही एक तरीके से आप उनको मान लें। तो आपके मिडल ऑर्डर में है क्या? आप किसको लाएंगे? अब आपका जो इंग्लैंड जाएंगे आपको सब पता लग जाएगा कि आप किसको खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे हैं। आपके पास तो 1-2 ऐसे तगड़े प्लेयर होने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए कि जो मिडल ऑर्डर में, अगर टॉप ऑर्डर आपका फ्लॉप 2-3 अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे किसने आगे खेलना है? सही है। तो ये कोविड की सिचुएशन ने एक और एक्सटेंशन, एक और सहूलत दे दी है कि भर के ले जाओ सारे 40 भर के ले जाओ, फिर उसी में से वहीं पर ढूंढ लेना। तो चीफ सेलेक्टर ने क्या काम किया फिर? चीफ सेलेक्टर का काम तो बहुत आसान हो गया। असल में बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप बाहर के जो बॉलर्स जो आपके नेट्स पे आया करते थे अब उनको अलाउ नहीं है।
तो इसीलिए एक तो ये वजह है आपके नहीं, या वो तो बता लड़के- देना, बता देखिए, दें कि 15 ये 16 की टीम ये है, बाकी सारे प्रैक्टिस कराने ले जा रहे हैं। और ये रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अगर कोई इंजरी होती हाँ, है, क्योंकि हाँ। वो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा होंगे। एक तो ये वजह तो क्लियर किया हुआ उन्होंने कि ये नहीं, इसीलिए नहीं, जा नहीं, रहे हैं। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा ये कि क्लियर नहीं, इसीलिए नहीं, जा नहीं, रहे ताहिर, हैं। एक मिनट स्क्वाड नहीं अनाउंस किया उन्होंने। स्क्वाड अनाउंस हाँ, हुआ, मैं मैं कह रहा हूँ यही बोल 40 रहा हूँ। अनाउंस कर दिए, जी। 35 अनाउंस कर दिए और कहा कि भाई यही है। ये तो आसान काम हुआ ना, कदरे आसान काम हुआ ना। आसान देखिए, चीफ सेलेक्टर का काम क्या है? चीफ सेलेक्टर का यही काम है ना। आप देखें, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि लैपटॉप पे बैठे हुए, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि भाई देख कर उससे, भाई आपका काम है ग्राउंड में जाना। फर्स्ट क्लास में मुझे बताएं, आसिफ भाई आप भी ग्राउंड में रहते हैं, ताहिर भाई भी हमें ग्राउंड में नजर आते रहे, कौन सा सेलेक्टर था, कौन सा था कि हमें ग्राउंड में नजर आ रहा है? फैसल इकबाल। फैसल, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, फैसल इकबाल नहीं को सही मैंने आपके देखा। वो होता था। कहने का मकसद है बैट्समैन को कौन देखेगा कि यार ये बैट्समैन अच्छा है, इसने 100 रन तो किए, क्या 100 रन जो उसने किए वो बेहतरीन 100 रन थे? क्या उसकी टेक्निक बेहतर थी? क्या उस तरीके से किए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है? एक तो बंदा आता है आगे 100 रन वैसे भी छक्के चौके मार के तो कर अब लेता है, तो सिलेक्टर खुद होते हैं ना ग्राउंड पे, कोच है ना। कोच है। ये तो फैसल इकबाल का मैंने नाम लिया, वो खैर वो जब कितने वनडे- लड़के निकाल के दिए वनडे उन्होंने? कप में मुझे बताएं टेस्ट में, मुझे बताएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कितने उन्होंने लड़के निकाल के दिए कि ये बेहतर है। जो भी आप लड़के टेस्ट क्रिकेट में ले आए, आगा सलमान को लेके आए, वो एक और लड़का था जिसने सऊद शकील की बात सऊ शकील हो गया, फिर एक 12 साढ़े 1200 रन उस लड़के ने शकील किए, one of the साढ़े good 1200 रन उसने किए हैं। क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ। कामरान गुलाम। कामरान गुलाम। उसको कहाँ चांस दिया आपने? साथ लेके बिठा के वापस कर दिया। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ जब आप 3-3 दिन में जीत रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको मिडल ऑर्डर में भी चेक कर लेना चाहिए था और उन खिलाड़ियों को भी चांस दे देना चाहिए था, ताकि पता चलते कि वाकई आप वहाँ भी आप एक चेंज के साथ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डर, जब तक आपके डर रहेगा हार का, तो आप किसी भी यहाँ नौजवान तो को- मिसबा पे ये तनकीद कर रहे हैं कि हाँ। डर रहेगा हार का तो आप जीत नहीं सकते। आसिफ भाई टेस्ट मैच होते कितने हैं आपके? 7 7 8 7 मैच होते हैं जी। 4 महीने बाद 2 टेस्ट मैच हो गए, 5 महीने बाद 2 टेस्ट मैच हो गए। अब 5 महीने के लिए जो लड़का तैयारी कर रहा है आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक, उनको ड्रॉप करके आप बिल्कुल यंगस्टर को खिला दें, वो लड़के कहाँ जाएंगे? तो मिसबा तो वो यही कह रहा है खेलते ही ना। 5 मैच अच्छा हैं, सुने, फिर वो फवाद खेलते के ही लिए लोग 4 क्यों मैच शोर कर रहे हैं, थे? वो खेलते ही आसिफ भाई 6 मैच हैं। फवाद के लिए क्यों शोर कर रहे थे? मिसबा उल हक ने ये कहा कि जब खेल रहे थे अपना इंजमाम उल्लाह खेल रहे थे या मोहम्मद यूसुफ खेल रहे, तो मेरा चांस नहीं बन रहा था। ठीक है, जब मैं और यूनुस खेल रहे थे तो किसी और का फवाद का चांस नहीं बन रहा था, भले वो रन्स कर रहा था तो जगह नहीं बन रही थी। अब भी ये बोले ना कि भाई ये रन्स कर रहे हैं, ये हमारे पास टेस्ट कम है, इस वजह से इनकी जगह नहीं लेकिन बन रही। ये मिसबा और वकार ने ये कह दिया है, कि कुछ दबे लफ्जों में उन्होंने ये कहा था कि जो हमें टीम मिलती है हम तो उसमें से बिल्कुल ऐसे ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने यही कहा भाई, उन्होंने कहा कि जो हमें अब हमारा वो चीज़ नहीं है कि मेरी टीम है और मैं कहूँगा कि इस लड़के को ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह तो सकता हूँ कि अच्छा है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसको टीम में लें। ये तो देखिए एक चीज से तो आइडिया हुआ है कि जो बाबर आजम को जो डिसीजन हुआ है ताबिश को खिलाने में, जो मुझे पता लगा है कि बाबर का बहुत बड़ा रोल था ताबिश को खिलाने में। एटलीस्ट के यहाँ पर आपको पता चला है कि हाँ यार कैप्टन ने अपनी पावर यूज की और कैप्टन ने बोला कि ये बंदा मुझे चाहिए, क्योंकि जो फ़हीम अशरफ की जो कंडीशंस थी उसके कहीं ना कहीं निगल्स उसमें आ रहे थे, तो ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद द बॉल एज अ बैट्समैन। तो आप खा ताबिश सकते थे। कैसा लगा आपको वैसे? देखिए ऑब्वियसली आसिफ भाई जो ताबिश का जो एरा था ना जिसमें हमने उसको देखा है पीक पे, क्योंकि ताबिश का डेब्यू मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरे सामने हुआ है, यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हुआ है, तो वहां मैंने देखा था ताबिश को। उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट क्रिकेट हमने साथ खेली, फिर डिपार्टमेंट हमारे अलग हो गए, लेकिन जो एरा ताबिश का 3 से 4 साल पहले का था ना, अब में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसको फॉलो थ्रू उसको वो चीज नहीं मिली थी। लेकिन इन द एंड ऑब्वियसली रिवॉर्ड होता है। 245 नंबर की कैप, टेस्ट कैप उसको मिली है, ही डिजर्व इट, लेकिन डिजर्व उसकी 2 से 3 साल पहले होती है। ताबिश खान आपको कैसे मैं वही लगा? कह रहा हूँ कि तनकीद से बचने के लिए आपने उसको 36 साल की उम्र में चांस तो दे दिया, लेकिन 35 पहले साल, ओवर 35 साल 35 साल आप 35 कह रहे हैं, वैसे 36 आ रही है। कहाँ आ रही है? नहीं आ रही 35 अच्छा 35 हो गई है। चले 35 35 हो गए ना, वो गलत है। अच्छा। वेबसाइट पे, क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट ये पे खिलाड़ी उम्रों में क्यों जो- हेर फेर करते हाँ, हैं? ये उसने ताबिश ने खुद बताया था। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने पहला ओवर तो ऐसा किया कि लग रहा था कि कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी ताबिश ने ओवर किए ऐसा लग रहा था कि क्लब क्रिकेट बॉलर नहीं, असल में वो बात ये थी कि कैमरा एंगल्स अच्छे नहीं थे, कैमरा ब्रॉडकास्ट उसके क्वालिटी भाई वैसी से नहीं मेरी थी। डायरेक्टली बात हुई। अच्छा उसको छोड़ें, उसके भाई से मेरी बात, कल ही की बात बता रहा हूँ, उसके भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा
कह रहा है यार मैं उसको जो जो डोमेस्टिक के मैच देखता था उसके फर्स्ट क्लास में मोबाइल पे देखता था वो मुझे अच्छी बॉलिंग लगती थी, जो उसने टेस्ट में जो 8-10 ओवर किए मुझे नहीं लग रहा कि वो वही ताबिश खान था। तो कह रहा है उसका भाई खेल लेना आके उसके साथ, उसको क्या पता, उसके भाई को क्या पता। वैसे उसके भाई ने काफी वो किया है आगे। नहीं, एक तौर पे इनकी बात सही है, जो ब्रॉडकास्ट है ना वो बहुत ब्रॉडकास्ट मैटर करता है, क्वालिटी बहुत बड़ा खराब फर्क है थी, वाकई ब्रॉडकास्ट। बहुत बुरी थी, मतलब जो हम देखने के आगे लेकिन हैं आप ना, तो उसमें एंगल आसिफ भाई ये सही भी तो थे। देखिए ना उसकी वो बॉलिंग में वो क्वालिटी वो बॉलिंग में क्वालिटी तो आप टीवी से देख रहे हैं ना, टीवी पे मैच देखना और मैदान ग्राउंड जाके में लाइव देखना, मैच जाके देखना जमीन जमीन आसमान का फर्क है यार। बिल्कुल। मैं अपनी बात बताऊं, मैं मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 21 साल पुरानी, जो मैंने पहला मैच लाइव देखा नेशनल स्टेडियम में बैठ के, मुझे वकारी यूनुस जो भागते हुए आ रहे थे ना 2000 में, तो वकारी यूनुस का डाउनफॉल था, लेकिन क्या लग रहा था यार, वो टीवी पे नहीं लगता। जो बात है ना, वसीम अकरम को मैंने देखा, उसको देखा, रज़ाक को देखा, और मैंने क्या देखा, प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, कुछ नहीं बताना। चलिए स्पोर्ट्स वन में हमने बात की पीएसएल पर, पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उस पर, थोड़ी थोड़ी जो मुख्तलिफ उमूर पर हमने बात की। अब आप सबको मुबारक हो कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक टीमें यहाँ से रवाना होंगी और 7 रोज़ का क्वारंटीन करेंगी, और उसके बाद पीएसएल उम्मीद है वो कल हतमी तौर पे होगा कि किस तारीख को शुरू होगा, लेकिन 5-6 तारीख का ऐसा लगता है कि 5-6 जून को पीएसएल का हंगामा एक मरतबा फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए भी। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।